जो कांधार एपिसोड हुआ था और जिस तरह से अमृतसर में हमारा जहाज रुका और 45-50 मिनट तक रुका रहा, उसको रोक नहीं पाए, इसमें किसका फेल्योर था? ये सबका था। क्योंकि वो एक बड़ा जो हमने मिस किया, वो तो अब सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। मैं तो उस किस्से के बाद कई बार कह चुका हूँ कि मैं वी गूफ्ड इन अमृतसर, कि मैंने कई बार मेरे को कोट भी किए गए। अब ये फिल्म जो बनी थी जी, अभी हाँ, अब ये जो फिल्म बनी थी, ये बड़ी मॉर्बिड फिल्म थी। इसको देख के मुझे लगा कि अच्छा ही हुआ जो अमृतसर में हुआ। मैंने अटल जी को देखा एज फॉरेन मिनिस्टर ऑल्सो, एक बार नहीं 2 बार वो काठमांडू आए थे। एक बार तो एज फॉरेन मिनिस्टर आए, एक बार वो मुरारजी के साथ आया। मुरारजी का तो जो विदेश मंत्री थे, हाँ। तो मैंने वो अटल जी भी देखा है और मैंने ये अटल जी भी देखा है। और मुझे अफसोस यही है कि अगर तब 78 में अटल जी प्राइम मिनिस्टर बना होता तो क्या गजब का प्राइम मिनिस्टर होता। यही बस, यही एक बात। देखिए, आपने 1-2 बार अटल जी की बात की। आई वॉज वेरी प्रिविलेज कि मैंने उनको 5.5 साल बड़े करीब से देखा। 2 साल जी RAW में और 3.5 साल PMO में। वो बड़ा गजब का इंसान था, बहुत होशियार था। अब बात यह है कि अब उमर साहब को दिखाना है कि वो कर सकते हैं। और मैं तो मानता हूँ कि सब कुछ कर सकता है उमर। उसकी जीन्स में है पॉलिटिक्स, और उसकी जीन्स खानदान में है कि भाई इसको। आपने इतना लंबा समय बिताया, कौन जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स हुए उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस पे किसने फोकस किया है? विदाउट डाउट राजीव गांधी। नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम विनोद अग्निहोत्री पॉडकास्ट के खरी बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत नामी गिरामी शख्सियत से, जिनको हम सुपर कॉप कहें, सुपर स्पाई कहें या क्या कहें, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि देश के लिए उन्होंने बहुत अपना योगदान किया है। हमेशा जो है वो सर्विसेज में रहते हुए इंटेलिजेंस में रहे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी रहे, लेकिन उन्होंने देश के लिए हमेशा सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। मेरे साथ आज हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के फॉर्मर चीफ AS दुल्लत साहब। दुल्लत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, खैर मकदम है, वेलकम टू माय प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हजूर। सर, आपने चूँकि इतना लंबा समय बिताया है और ख़ास करके आपका मैक्सिमम जो पुलिस सर्विस में सारा टाइम आपका मैक्सिमम इंटेलिजेंस सर्विसेज में बीता है, और सबसे ज़्यादा काम आपने, वैसे तो आपका बहुत ही ब्रॉड एरिया है जिस पे आपने काम किया, लेकिन कश्मीर पे आपका स्पेशलाइजेशन माना जाता है। आपकी किताब भी कश्मीर पे आई, बहुत चर्चित हुई, आपने कश्मीर में बहुत वक्त बिताया। और चूँकि अभी हाल में कश्मीर में इलेक्शंस हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि कश्मीर पर कुछ आपसे बात करें। कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद, 35 ईयर रिपील होने के बाद, फिर वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया, स्टेट बाइफरकेट हो गया। 5-6 साल तक वहाँ कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, प्रेसिडेंट रूल था। अब वहाँ एक गवर्नमेंट आई है। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? मतलब इलेक्शन के बाद क्या तस्वीर बननी चाहिए कश्मीर की? तो जहाँ से आपने बात शुरू की, मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, जब मैं अपनी सर्विस या अपनी ज़िंदगी पीछे की तरफ देखता हूँ, तो सब कुछ कश्मीर की वजह से है। ये एक बड़ा एक्सीडेंट है। मैं भोपाल में 4 साल पोस्टेड था, और भोपाल बड़ी आराम की जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। लोग कहते हैं वहाँ रिटायरमेंट वालों को रहना चाहिए, झीलों का शहर है, अच्छी जगह है वहाँ, और लोग बड़े अच्छे हैं। मध्य प्रदेश के लोग बड़े अच्छे हैं। तो मेरे को वापस आना था दिल्ली लॉजिकली। 4 साल बहुत होते हैं आउट स्टेशन में, 3 साल के बाद बुला लेते हैं। तो मुझे सडनली फ़ोन आया हेडक्वार्टर से कि तुम कश्मीर जाओगे। अब ऐसा है कि IB में क्योंकि काफ़ी टाइम बीत गया था, तो
मैंने देखा कि बाहर ही ज़्यादा इंसान कंफर्टेबल रहता है, थोड़ी सी ऑटोनॉमी होती है। हेडक्वार्टर में तो मशीन चलती रहती है, आप उसके उसके छोटे से पुर्जे हैं। तो मेरे को जब कहा गया कि कश्मीर जाओगे तो मैंने कहा 1-2 दिन देना, लेकिन मेरा फैसला हो गया था कि जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे कश्मीर। और उन दिनों में वैसे भी कश्मीर को माना जाता था कि जो लोग समझदार हैं उन्हीं को भेजते हैं। तो मैंने कहा तो हाँ, क्यों नहीं जाऊंगा, कश्मीर जाऊंगा। तो कश्मीर जब मैं गया तो नारायण साहब हमारे डीआईजी थे, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम जाओ और वहाँ फारूक अब्दुल्ला का ख्याल रखना है कि वो हमारे साथ रहे, दिल्ली के साथ रहे। फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर थे, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि मैं तो भोपाल से भी और दिल्ली में भी ये सुनता था कि डॉक्टर साहब जो हैं फारूक, वो दिल्ली के साथ ही है, नेशनलिस्ट है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये बट एनीवे, तो मैं श्रीनगर गया। वहाँ से फिर हमने डॉक्टर साहब को खोजना शुरू किया। फिर उसके साथ एक एसोसिएशन, एक रिलेशनशिप बना जी। और तब से फिर मैं कश्मीर में ही फंस गया हूँ। और कश्मीर, उसके बाद जो कुछ भी मैं बना वो मैं समझता हूँ आई ओwe इट टोटली टू कश्मीर। अगर मैं कश्मीर ना जाता, बल्कि एक बार मैंने उसके बारे में लिखा भी है। एक बार हम कहीं पार्टी में थे, तो KM सिंह के घर, तो मैं KM से कह रहा था, देखो यार, क्योंकि KM भी गया था कश्मीर। मैंने कहा मेरे को तो नारायण साहब ने वहाँ आपके बात गए ना? हाँ, मेरे बहुत बात गए। मेरे ख्याल पहले भी थे वो वहाँ, उनकी 2 बार वहाँ पोस्टिंग रही, बट एज एडिशनल डायरेक्टर बाद में गए। तो मैंने कहा, एग्जैक्ट अल्फाज तो मुझे याद नहीं, बट मुझे तो नारायण साहब ने भेजा था या नारायण साहब ने फंसाया। इतने में नारायण साहब आ गए, तो कहने लगे आर यू कंप्लेनिंग। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो थैंक्स टू यू मैं वहाँ गया, एंड थैंक्स टू कश्मीर, जो भी मैं हूँ, जो कुछ बना, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ कश्मीर। नहीं तो मुझे कौन पूछता। मैं आराम की जिंदगी थी भोपाल में है। आराम की ज़िंदगी थी। दिल्ली जाते, दफ्तर में थोड़े कागज ऊपर नीचे करते और रिटायर हो जाते। कौन पूछता, क्या बात होती, कुछ नहीं। आज के जो हालात हैं कश्मीर में, ये इलेक्शन की बड़ी ज़रूरत थी, रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्रोसेस की। तो अच्छा इलेक्शन हुआ है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा स्वीपिंग मैंडेट मिला है। अब बात यह है कि अब उमर साहब को दिखाना है कि वो कर सकते हैं, और मैं तो मानता हूँ कि सब कुछ कर सकता है उमर। उसकी जीन्स में है पॉलिटिक्स, और उसकी जीन्स खानदान में है कि भाई इसको कश्मीर की देखभाल करनी और कश्मीरियों के साथ मिलकर चलना और कश्मीर को चलाना। क्योंकि वैसे भी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। अदरवाइज यूनियन टेरिटरी स्टेट बनती थी उनको। अब जो बन गया सो बन गया, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आपको याद होगा कि इसको यूनियन टेरिटरी बनाने के कुछ समय बाद इन्होंने एक कमिटमेंट दिया था पार्लियामेंट में जी, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। खुद होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था जी। अब मुझे याद है, मैं एक इसमें था कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ में, और मेरे साथ ये बैठे थे राम माधव जी। तो ये सवाल उठा था वहाँ चंडीगढ़ में भी, शायद दिसंबर का था महीना उसी साल का, 2019 का ही, कि स्टेटहुड का क्या होगा। तो उन्होंने कहा जल्दी हो जाएगा। अब काफ़ी टाइम निकल गया है। तो कश्मीरियों के दिमाग में ये थ्योरी है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती तो फुल स्टेटहुड मिलता, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो आधा स्टेटहुड ही मिलेगा।
और उससे कश्मीरी बड़ा मायूस होगा, ये रियलिटी है। तो इसका तो फिर मैसेज ठीक नहीं जाएगा, मुझे वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये दिल्ली को सोचना चाहिए। अब बॉल इज इन दिल्ली स्कोर। दिल्ली स्कोर। और जिस तरह से इलेक्शन के कि बाद आप उमर की जी, कैसे और कितनी पोजीशन बनाना चाहते हैं। ये दिल्ली पे डिपेंड करता और उस बेचारे ने आते ही कहा कि मैं तो दिल्ली के साथ मिल के चलना चाहता हूँ। उसने 2-3 चक्कर भी लगाए यहाँ। हाँ, और कश्मीर में लोग कहते हैं कि ये शॉर्ट डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। है। हाँ, जब मानते हैं कि टेरर उनकी तरफ से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है, वो कहेंगे आपको कि हमें भी प्रॉब्लम है टेरर की। तो उनकी प्रॉब्लम उनकी अपनी है। तो फिर वो कहेंगे आपकी प्रॉब्लम अपनी है, पर ना हमारी प्रॉब्लम जाएगी ना उनकी प्रॉब्लम जाएगी। हाँ, तो टेरर पे तो बात करनी चाहिए। करनी चाहिए। देखिए, बात यह है, हम निगोशिएट करें या ना करें, कौन बेवकूफ़ कहता है कि बात भी मत करिए। बात भी मत करिए, बात तो कुछ करते मत रहिए। दीजिए, कुछ मत लीजिए, लेकिन बात तो करिए। बात तो करिए। आना जाना तो खोलिए। हैं? ये जो वीज़ा रजीम इतनी सख्त कर रखी है, अब हमारी क्रिकेट की टीम जानी थी फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अभी तक तो यही मना कर दिया कि नहीं जाएंगे। नहीं, अभी हाई कमिश्नर नहीं है कोई नया नहीं, है हाई वहाँ। कमिश्नर तो है ही नहीं। वो उनकी गलती है, पाकिस्तान की। ये रिश्ता जो है, मैं आपका 1 मिनट लूँगा। जी, रिश्ता हिंदुस्तान पाकिस्तान का इतना फ्रोज़न है कि ये आम उससे नहीं खुलने वाला। या इसके लिए कुछ खास ही करना पड़ेगा, कुछ खास चमत्कार किसी को दिखाना पड़ेगा। तो 2 बार तो किया, एक बार अटल जी ने किया, बस लेके गए, एक बार मोदी जी ने किया कि उतर पड़े वहाँ लाहौर बीच में। पर फिर वो रुक गया ना। वो तो 2015 की बात है, अब हम तो 25 में आ रहे हैं, तो 9 साल तो हो गए ना उसको। अब फिर उतर पड़े ना। और अगर मोदी जी नहीं वहाँ जाना चाहते तो कोई तरीका बनाया जाए कि जिससे शहबाज शरीफ यहाँ आ जाए, चाहे अजमेर शरीफ जाने के बहाने आ जाए। मैंने तो पाकिस्तानियों को कहा था, कईयों को जो कोई मिलता है इधर उधर, तो मैंने कहा था कि उनको कहो दिवाली पे आए मिठाई लेके मोदी जी के लिए, जफी वफी डालें और जो हिंदुस्तान सुनना चाहता है उस किस्म की तकरीर करेंगे, फिर बात आगे चलेगी। अच्छा, अगर वो दिवाली में मिठाई लेके आ जाए, कौन मना कर देगा? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मिठाई लेने से। नहीं। अब आ गया विंटर का मौसम कि अब यहाँ आके साग और मक्की की रोटी खा लो। पंजाबी। अब मोदी जी के साथ, वो तो पंजाबी है। हाँ, शाबाश। कह दो जी कि मैं हैदराबाद हाउस में मोदी जी के साथ साग और मक्की की रोटी खाना है। ढोकला भी खिला सकते हैं मोदी जी, ढोकला भी खिला सकते हाँ, ढोकला भी खिलाइए। कुछ ऐसी चीज़ की हैं। ज़रूरत आपने है। जो ऐसी बात की, तो मुझे लगता है जो मोदी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 2014 में, जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, जब उन्होंने ओथ ली थी, तो उन्होंने सारे अपने जो पड़ोसी देशों के हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको सबको बुलाया था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। नवाज शरीफ आए थे, तो एक बड़ा काम था उस तरह का। तो कहते हैं कि उसमें कुछ आपका भी योगदान था। मैं अपने योगदान की बात नहीं करना चाहता। ये बात यूँ थी कि मुझे कश्मीरियों के फ़ोन आए, जी, तो वो कहने लगे कि सारे आ रहे हैं, आप मियाँ साहब को क्यों नहीं बुलाते। वो बल्कि उन्होंने इस हद तक मेरे से बात की कि वो आना चाहते हैं। तो वो ज़माना थोड़ा सा अलग था जी। लोग फिर भी बातचीत करते थे, आजकल तो कोई बात नहीं करता। तो मैंने वो चीज़ कन्वे कर दी थी कि कश्मीरियों का वो है। तो यहाँ फिर मैंने देखा कुछ इंटरेस्ट है। फिर सवाल ये उठा कि अगर हमने बुलाया और वो ना आए, हाँ, तो ये तो अश्योर करो कि वो आएंगे। तो मैंने एक बहुत सीनियर पाकिस्तानी रिटायर्ड डिप्लोमेट से बात की। मैंने कहा यहाँ ऐसा इरादा बन रहा है, आपकी क्या राय है? बोलो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं आ पाएगा, मत गलती करना।
तो ये तो मैंने दिल्ली वालों को नहीं बताया कोई नेगेटिव चीज़। फिर मैंने अपने दोस्त असद दुरानी से बात की, जनरल से। मैंने कहा क्यों जनरल साहब, क्या? कहता है बिल्कुल, मैं कोई समझता ही नहीं, कोई वजह ही नहीं कि वो ना जाए, पक्का जाएगा। मैंने इनको कहा पक्का आएगा। थैंक्स टू जनरल साहब, और बात ठीक रही। फिर यहाँ क्या हुआ हमें क्या मालूम। फिर तो आई गए वो आई। हाँ, उसके बाद क्या हुआ ये अलग बात है कि वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। वही तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिस्ट्रस्ट लेवल जो है ना, जैसे वो निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जाता है वैसे उसी देखिए, आपने एक दो बारी अटल जी की बात की। आई वॉज वेरी प्रिविलेज कि मैंने उनको 5.5 साल बड़े करीब से देखा। 2 साल जी RAW में और 3.5 साल PMO में। वो बड़ा गजब का इंसान था, बहुत होशियार था, और इतना सिंपल भी नहीं था जितना लोग समझते हैं। पॉलिटिक्स में वो चाणक्य था, सबका उस्ताद था। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने मुझसे 2, 3, 4 बार बात की, देखो ऐसा है, ये पाकिस्तान के साथ जो परमानेंट कॉन्फ्रंटेशन है इसको ख़त्म करना है, और दूसरा ये कश्मीर में भी हमें आगे चलना पड़ेगा। हम फंसे हुए हैं, आगे चलाना है इसको। तो इसीलिए वो बस लेके गए जी। फिर कारगिल हुआ। डिस्पाइट दैट उन्होंने फिर मुशर्रफ को यहाँ आगरा बुलाया, एंड मुशर्रफ वाज द विलन ऑफ कारगिल, उसको आगरा बुलाया। आगरा फेल हो गया। एक्चुअली उस सारे दौरान जब मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, अटल जी की ट्रेजेडी यही थी कि आगरा फेल हो गया। अटल जी चाहते थे कि आगरा सक्सेसफुल हो ताकि हम आगे चलें। उसकी फेल होने की वजह से 3 साल बर्बाद हो गए इस रिश्ते में। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 17 अप्रैल का किस्सा है 2003 का, जब अटल जी श्रीनगर गए और उन्होंने एक पब्लिक जलसा एड्रेस किया, और मैं समझता हूँ दैट इज़ द लास्ट मीनिंगफुल मीटिंग, पब्लिक मीटिंग बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। वहाँ उन्होंने जगह बोलने में तो माहिर थे। तो बीच में उन्होंने कहा कि मैंने 2 बार पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ आगे किया है, और 2 बार जी उन्होंने हमारे साथ दगा किया है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ। मैं तीसरी बार फिर कोशिश करूँगा। तो कश्मीरी तो पागल हो गया। उसी में उन्होंने कहा था कश्मीरियत, इंसानियत और नहीं, उससे पहले कहा था, जमहूरियत के दायरे में बात होनी। और फिर अटल जी गए सार्क समिट में जनवरी 2004 में। अच्छा रहा वो भी। इस्लामाबाद गए थे। इस्लामाबाद में मुशर्रफ से अच्छी बातें हुई, कोई रेजोल्यूशन भी इन्होंने कॉमन पास किया था। फिर इलेक्शन हार गए, किस्सा खत्म हो गया। तो एक तरह से मनमोहन सिंह ने कोशिश नहीं की इसको, बहुत कोशिश की। लेकिन 26/11 हो गया इस तरह की। नहीं, 26-26 कुछ नहीं, तो चलता रहता है। जब इतनी चीज़ें यहाँ हुई, पार्लियामेंट पे अटैक हो गया जी, पार्लियामेंट फिर भी कांधार हुआ, कई कुछ हुआ। अटल जी लगे रहे, जब वो फैसला कर लेते थे फिर लगे रहते थे। तो एक्चुअली मैं हमेशा कहता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक्चुअली बीजेपी एक प्लेट पे छोड़ के गई थी फॉर्मूला आगे चलने का। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसमें टाइम लगा दिया उसको आगे बढ़ाने में। उनकी पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उनकी ब्यूरोक्रेसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। फिर जब टाइम बीत गया, ये जो है ना, टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, उसको पकड़ लेना चाहिए। तो वो एक बड़ी अच्छी विंडो थी, मैं बार बार कह चुका हूँ इस चीज़ को, 2006-07 की, जो हमने मिस कर दी।
कहते हैं आगरा में काफ़ी हद तक सोल्यूशन की कुछ बात हो गई थी, इतना हम आगे बढ़ गए थे। जी हाँ जी हाँ। जब मैं तो गया नहीं था आगरा, जब वापस आए तो मैं ब्रजेश जी से मिलने गया तो सिगरेट पी रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ सर वहाँ? बोले क्या बताएं यार, क्या हुआ, होते होते रह गया। दैट वाज हिज एग्जैक्ट वर्ड, होते 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 रह गया। अब ये बदकिस्मती। अब देखिए मज़े की बात, कश्मीरी सोच भी हमें समझनी चाहिए। जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो कश्मीर में फिर एक होप जागती है जी, कि तो वही पार्टी के हैं अटल जी के, ये तो वही चलाएंगे, उस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। वही लेगेसी बढ़ाएंगे। मीरवाइज ने खास वेलकम किया मोदी जी का। हाँ, मुझे याद है आना। मीरवाइज के लेकिन स्टेटमेंट। फिर वो बातें हुई नहीं अटल जी वाली। और फिर मेरे को कुछ दोस्तों ने, कॉमन दोस्त थे, वो कहने लगे तुम अटल जी करते रहते हो। मैंने कहा आपका लीडर नहीं है? कहने लगे था, अब कौन है? मैंने कहा मेरे लिए तो वही लीडर था। अच्छा, आपको क्या लगता है ये मतलब अटल जी के समय भी आगरा फेल हो गया, मनमोहन सिंह भी उस विंडो का इस्तेमाल नहीं कर पाए, मोदी जी को लेकर उम्मीद जगी, गए भी, और फिर वो सब, तो कौन सी फोर्सेस हैं जो मतलब इस तरह का इसको डिस्टर्ब करती हैं? जैसे पाकिस्तान के बारे में मान सकते हैं, वहाँ आर्मी कर देती है डिस्टर्ब, आर्मी नहीं चाहती। हमारे यहाँ कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई खास डिस्टर्ब करता है, हम खुद ही करते हैं। हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रस्ट बहुत है ना आपस में। हाँ, कोई भी कुछ अच्छी चीज़ होती है वो कहते नहीं नहीं इसमें कोई ना कोई हेर फेर होगा। देखिए 21 में फरवरी की बात है, सीज फायर हुआ, वो अभी चल रहा है सीज फायर जी। ग्राउंड पे अभी होल्डिंग। तो उसके साथ बहुत लोग सोचते थे कि अब कुछ बातें आगे होगी, इससे दरवाजे खुलेंगे, कुछ नहीं हुआ। वहाँ के वहीं के वहीं बैठे। नहीं, जैसे आगरा के बारे में लोग, मैं चूंकि आगरा गया था जब मुशर्रफ आए थे, आगरा के बारे में कहा जाता है कुछ हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसने उसको डिस्टर्ब किया, उस पूरे प्रोसेस को, कि ये दोनों तो एग्री थे हेड्स हमारे, प्राइम मिनिस्टर अटल जी और उधर मुशर्रफ, कहीं कुछ इंटरनल दिक्कत। पर ये मुझे नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन उस ज़माने में जो यहाँ हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के, अशरफ जहांगीर काजी। हाँ अशरफ काजी, तो उसकी बड़ी दोस्ती थी मोदी जी के साथ। तो मैं उस टाइम किताब लिख रहा था वो कश्मीर वाली जी। तो एक दिन मैंने उनको ये बारिशद बुक शॉप में देखा। अच्छा। मैंने कहा काजी साहब आपसे कुछ बातें करनी। खान मार्केट में। हाँ खान मार्केट। मैंने कहा आपसे कुछ बातें करनी है, बताओ। मैंने कहा आगरा के बारे में पूछना। मोदी जी अडवाणी जी तो आपके इतने करीब थे, इतने दोस्त थे। हाँ, अडवाणी जी से दोस्ती थी। हाँ अडवाणी जी से। तो मैंने कहा फिर आगरा में क्या हुआ? तो उसके एग्जैक्ट अल्फाज ये थे कि दी अडवाणी ऑफ आगरा वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडवाणी ऑफ दिल्ली। तो बाकी डिटेल में मैं अब नहीं जाना चाहता, बट तो उन्होंने सब कह दिया। हाँ ये चीज़ें होती हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में। ये चीज़ें होती रहती है। और आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कूटनीतिक हमारे भाषा। आपसी जो है ना, ये जब तक कोई डिटर्मिनेंट, कोई इमेजिनेटिव डिटर्मिनेंट पॉलिसी नहीं होगी, ऐसे ही रहेगा। अच्छा, एक बार 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 भारत में खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से रूलिंग जो एस्टेब्लिशमेंट हमारा है, जो सत्ता, अक्सर इलेक्शंस में कहीं भी पीओके हम लेंगे, पीओके लेंगे, ये बड़ा नारा। यहाँ तक कभी होम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह तो कई बार भाषण दे चुके हैं, अमित शाह जी भी। क्या ये पॉसिबल है पीओके? नहीं, ये तो वही बेवकूफ़ी है जो पाकिस्तान कहता रहता है ना, हम कश्मीर लेंगे। देखिए इस सारे उसमें एक वो बांग्लादेश का किस्सा बन जाता है 71 का। वो 71 में जो धक्का लगा पाकिस्तान को, वो उनके जो
सीनियर मिलिट्री लीडर है, वो भूल नहीं सके। कई तो आज तक नहीं भूले। जी। वो भले ही कुछ कहें, लेकिन उनके दिल में है इसका बदला लेना है हमको। तो ये कश्मीर में जो सारा झमेला जो चलाया था, उसके दिमाग में वही यही था। 71 का जो कॉम्प्लेक्स और जो वही था। दैट वाज वन ऑफ द बिग दिस थिंग्स। और शायद इसीलिए वो सॉर्ट आउट भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनके नहीं, अब पाकिस्तानी समझ गए हैं। देखिए कई चीज़ें, टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, और चीज़ें बदलती रहती है, लोग समझते रहे कि 70 वाला जो हो गया। आपको याद है जब मुशर्रफ से बात करनी थी तो लोग कहते थे इसके साथ कैसे बात करोगे, ये तो विलन है कारगिल का। जी। तो फिर मुशर्रफ ने कहा कि अब छोड़ो, कारगिल को पीछे रहने दो, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अटल जी ने कहा ठीक, चलते हैं आगे, चलो। बड़े काम के लिए। हाँ, ये छोटी चीज़ है, क्या है। ये अफगानिस्तान में जो चेंज हुआ, जिस तरह से तालिबान की वापसी हुई, और हम उसको पता नहीं समझ नहीं पाए या नहीं क्या कर पाए, और एक तरह से अफगानिस्तान हमारे बिल्कुल एक दोस्त नेशन है। जब वहाँ करजई थे, प्रेसिडेंट थे, या दूसरे गनी साहब रहे, जब भी वहाँ कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही हमेशा। तो अब जो स्थिति वहाँ है अफगानिस्तान की, ऐसे में जो इंडियन इंटरेस्ट हैं वो कैसे मतलब सेफ हो सकते हैं, जब हमारी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर रही, हम अफगानिस्तान को हैंडल नहीं कर पाए? देखिए, मैं तो डिप्लोमेट हूँ नहीं, तो मैं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मैं मानता, लेकिन डिप्लोमेटिक, देखिए मैं अफ़गानिस्तान को इतना नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि हमारी अफ़गान पॉलिसी कुछ रही नहीं। हमारी अफ़गान पॉलिसी थी कि जब तक अमेरिका वहाँ है हम ठीक है, जैसे अमेरिका कहेगा हम भी वही वैसे उसी लाइन पे चलेंगे। तो ऐसे चलता नहीं, देखिए ना, पंडित जी के ज़माने से आज तक हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं बदली है, नाम बदल गया हो। हाँ, हम उसको कहते थे नॉन अलाइंड पॉलिसी, अब आप जो मर्जी कह लीजिए। इक्विडिस्टेंस पॉलिसी के देते हैं। हाँ, मतलब है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा हम वही करेंगे। तब भी वही था, अब भी वही है। दी ओनली चेंज विच इज कम, और ये अटल जी से शुरू हुआ है ख़ास तौर पे, कि अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती बढ़ गई है। रूस के साथ थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी, और अमेरिका के साथ काफ़ी बढ़ गई है। अब वो कितने काम की है वो दोस्ती, क्या है, अब ये हमारे डिप्लोमेट्स जानते हैं। लेकिन जिस तरह पड़ोसी देशों के साथ हमारी, जैसे बांग्लादेश मैं में, यही कहने वाला था कि अमेरिका के साथ दोस्ती तो बड़ी अच्छी है, सुपर पावर है जो भी है, पर अमेरिका दूर बहुत है ना। जी, असली दोस्ती तो यहाँ बनानी चाहिए ना, अपने दायरे अपने रीजन में। अपने रीजन। आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, जैसे बांग्लादेश एक तरह से बिल्कुल हमारे हाथ से निकला हुआ है आज की तारीख में। वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। बातचीत करनी चाहिए ना, वही मेरी थ्योरी वाली एक ही है, बातचीत करो। बात तो होती रहे। बात तो होती रहे, और बातों में से बातें निकलती हैं, आप जानते हैं। हाँ? चाहे दो मुल्क हो, या बीवी के साथ हो, या लोग हो, दो पड़ोसी के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो, जिसके। गुजराल साहब ने एक बार बताया था हम लोगों को, ऐसी इनफॉर्मल बातचीत कर रहे थे, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो कॉमनवेल्थ का कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी श्रीलंका में, तो वहाँ नवाब शरीफ से मुलाकात हुई उनकी। तो नवाब शरीफ से प्राइम मिनिस्टर थे, तो नवाब शरीफ ने बड़े ज़ोर से झप्पी मारी उनको और कहा पंजाबी में कि कश्मीर मैनू ले नहीं सकता, तेनू दे नहीं सकता, गल्ला करने में की है, तो गल करते रहे, तो वो गल होती रहे। तो वो बात है। ये कुछ इधर कुछ थोड़ी सी एक दो कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जैसे कनाडा का एक इशू आया है जिसमें भारत को लेकर के वहाँ, और उसके बाद अभी यूएस में भी हमारे कुछ सीनियर ऑफिसर्स को भी कोर्ट ने सम्मन किया है। इस तरह की पहले भी कभी हुई हैं, या कुछ इस पे कुछ हमारी फेल्योर्स हैं? इस चीज़ पे मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था किस्सा कनाडा वाला,
तो करण थापर ने मेरे को कहा कि तुमको बोलना है। मैंने कहा क्यों मेरे से झूठ बुलवाते हो? मुझे सारी बात पता भी नहीं, पर मैं तो अपनी एजेंसी को सपोर्ट करूँगा, तो मेरे से झूठ क्यों बुलवाते हो? क्या है क्या नहीं देखी जाएगी जो भी है। पर अब ये कूल डाउन हो रहा है, हो जाएगा, ये चीज़ें होती रहती है। लेकिन हाँ, जो सवाल आपका है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले नहीं हुआ ना, क्यों मुझे भी अपने पूरे जर्नलिज्म में ऐसा कोई याद नहीं आता कि मेरे को याद है ऐसा कभी नहीं हुआ, इसीलिए मैं मानता नहीं कि ऐसा हुआ होगा। हाँ, तो मुझे लगता है कुछ मिसहैंडलिंग है तो हुई होगी, कुछ किसी तरह की ऐसा हो सकता है। दूसरा, आप जो है, चूँकि इतना लंबा आपका अनुभव है इंटेलिजेंस का, इंडियन इंटेलिजेंस सिस्टम में, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, क्या कमियां आप देखते हैं और क्या उसमें सुधार किए जाने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अब तो मुझे इंटेलिजेंस में से मैं जब रिटायर हुआ 2000 में, तो अब देखिए 24-25 साल हो गए, क्या चेंजेस आए हैं क्या नहीं आए हैं, अब मुझे पूरा इसका इल्म भी नहीं है और मुझे होना भी नहीं चाहिए, मैं अब सिस्टम में हूँ नहीं। उसके बाद मैंने 3.5 साल अटल जी के साथ पीएमओ में काटे। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारी जो एजेंसीज हैं वो किसी से कम नहीं है, चाहे आईबी हो चाहे रॉ हो। अब हमारे वो, आपको याद होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी होते थे प्रभात कुमार जी, वो मेरे कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तो मेरे को पूछते थे कि भाई तुम दोनों तरफ तुमने सर्व किया है, आईबी में भी रॉ में भी, कौन सी एजेंसी बेटर है? मैंने कहा सर दोनों ही बेटर है। फ़र्क यह है कि वो आईबी बड़ी पुरानी एजेंसी है, उसको 100 साल से ज़्यादा हो गया और बड़ी सॉलिड है और उसमें जो है सारे पुलिस वाले हैं। ये जो है ये नई है एजेंसी, सो इसमें हर किस्म के लोग हैं। हाँ, तो वो जो है ना, जो इकट्ठापन है वो ज़रा थोड़ा सा कमज़ोर है। आईबी में तो है ना, बहुत सॉलिड है, इसमें थोड़ा सा कमज़ोर है। बट मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, ऑफिसर टू ऑफिसर कोई कमज़ोरी नहीं है रॉ में। मैं तो वहाँ 2 साल रहा, जो कुछ भी मैंने देखा, इट्स ए गुड ऑर्गेनाइजेशन, एज गुड एज एनी इन द वर्ल्ड। बल्कि जब हमने किताब लिखी थी दुरानी साहब ने और मैंने, ये सवाल उठा था, उसने कहा आपकी एजेंसी हमारे से ज़्यादा होशियार है, क्योंकि आप में प्रोफेशनल है। हमारे यहाँ तो फौजी आते जाते रहते हैं, किसी को मालूम नहीं कौन आया कौन गया, तो आप लोग बहुत होशियार हो। हम लगते होशियार हैं, बट आप हमारे से बहुत होशियार हो। तो मैं भी समझता हूँ कि हमारी एजेंसी किसी से लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज बहुत कमी है, इंटरनल कोऑर्डिनेशन या और फोर्सेस के साथ भी, और फिर जब कोई घटना हो जाती है तो भी ब्लेम गेम शुरू हो जाता है और हमेशा सर ये देखिए, ये जो फिनोमेना है सिर्फ हमारा नहीं है, सारी दुनिया भर में है, हर जगह। अगर आप सीआईए और एफबीआई में देख रहे हैं, बड़ी राइवलरी चलती है। तो एजेंसीज का इकट्ठा चलना बड़ा मुश्किल होता है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन पर्सनैलिटीज़। अब मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि जब मैं रॉ में गया तो मेरा बैचमेट और दोस्त श्यामल दत्ता डीआईबी था, तो हमारी ठीक बनती थी। कभी कभी उसको भी वहम होता था कि ये हमारी टेरिटरी पे इनक्रोच कर रहा है। मैंने कहा यार थोड़ा सा लीवे दे दो, मैं तो थोड़े दिनों का मेहमान हूँ। लेकिन वो बात थी। इसी तरह ये होता है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है, उनकी जो एजेंसीज हैं उनमें और सेंट्रल एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप तो जो भोपाल में भी रह चुके हैं, स्टेट्स में रह चुके हैं, वो भी एक इशू है। नहीं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, आमतौर पे कोऑर्डिनेशन होती है, बट अगेन इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल। अगर देखिए, मैं भोपाल में पोस्टेड हूँ और मैं वहाँ के डीजी से बात नहीं करता हूँ या डीआईजी इंटेलिजेंस से बात ही नहीं करता हूँ, राब्ता ही नहीं रखता हूँ,
तो फिर किसका कसूर है? उनका तो नहीं है, कसूर तो मेरा है ना। मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ? झक मार रहा हूँ है? तो किस लिए हूँ किस लिए हूँ वहाँ? मैं अर्जुन सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं के दौरान मैं वहाँ था ज़्यादातर। फिर वो मोतीलाल जी भी आए, लेकिन अर्जुन सिंह जी का ये था कि जब आप मांगो टाइम वो दे देते थे, चाहे बात करे या ना करे। वो दिखावा चलता था कि रॉ का चीफ मुझे मिलने आया है सुबह 9 बजे। वो इस मामले में आप बहुत होशियार। वो थे। अच्छा, आपने इतना लंबा समय बिताया, कौन जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स हुए उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस पे किसने फोकस किया है? विदाउट डाउट राजीव गांधी, राजीव गांधी। विदाउट डाउट। कई तो समझते थे ना ये सब बकवास है, अच्छा। आपस में चुगली करते हैं, ये कुछ नहीं जानते, जानते कुछ नहीं। जैसे नरसिम्हा राव था, उसको ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड। हाँ, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट था ना, ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो उनको लगता था हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंस कहाँ है। राजीव के लिए ये नया खेल था कि अच्छा ये भी पता लग सकता है, वो भी पता लग सकता है, ये तो कमाल है, तो मुझे बताते रहो। He was very receptive. वेरी रिसेप्टिव, वेरी इंटरेस्टेड, वेरी सपोर्टिव ऑल्सो। जो आईवी का जो सारा बड़ा है ना, आईवी एक बड़ी छोटी दुकान थी जी। उस टाइम तक। ये फैलना, उसका बढ़ना, उनके ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो अब आप देखते हो, ये सब राजीव गांधी की देन है। वो बहुत ही सपोर्टिव था उससे। अच्छा, एक ये आरोप लगता है हमेशा, खासकर आईबी पे ज़्यादा लगता है कि आईबी ज़्यादा फोकस देती है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस पे, नेताओं के इर्द गिर्द कौन क्या कर रहा है, कौन, और इस चक्कर में जो ये दूसरी जो एरियाज हैं जहाँ उसको ध्यान देना चाहिए उस पर कम ध्यान हो पाता है। ये हमेशा अपोजिशन वाले तो चार्ज लगाते ही लगाते हैं, जो भी अपोजिशन में होता है। इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए, ये होती है डिमांड, जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप की डिमांड होती है ना, वैसे चलता है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हमारा काम जो है बेसिकली पॉलिटिकल नहीं है। ये इलेक्शन के असेसमेंट और ये वो, ये हमारा काम नहीं है। और डीआईबी को कह देना चाहिए कि ये आप अपने तरीके से पता कर लो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है ना कि प्राइम मिनिस्टर को कह सके। तो कह दे, बहुत कम लोग कह सकते हैं। तो ये चलता रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई कमज़ोरी आई है, मैंने पीछे जो किताब लिखी थी अपनी मेमोयर, उसमें एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है इंटेलिजेंस पे। वो कमज़ोरी यही है कि जिसको हम काउंटर इंटेलिजेंस कहते हैं, उसमें कमज़ोरी मुझे दिख रही है थोड़ी, कि दूसरे लोग, बाहर मुल्कों के लोग यहाँ हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं उस पर जो दोस्त होता है ना, वही ज़्यादा गड़बड़ करता है। हाँ, पाकिस्तानियों को तो आप पकड़ लोगे, उन पर नज़र भी रखोगे आप। नज़र भी रखोगे, अमेरिकन क्या कर रहा है या रूसी क्या कर रहा है। कहते हैं इंदिरा गांधी के ज़माने में केजीबी के काफ़ी एजेंट्स को डिपोर्ट किया गया था यहाँ से, कुछ लोग बता रहे थे 20-22 एजेंट्स को। नहीं, ये तो चलता रहता था। सिर्फ केजीबी नहीं, सीआईए वाले भी जाते रहते थे। जाते रहते थे। तो इसका मतलब तब कुछ नज़र रहती थी इस पर। हाँ, नज़र रहती थी, बिल्कुल रहती थी। एक और बात ये कही जाती है कि जैसे चूंकि रॉ का जो है, मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा। मैंने मेरे ख्याल 13 डीआईबी देखे। कई ऐसे भी थे जिन्होंने कभी काउंटर इंटेलिजेंस में काम ही नहीं किया। काउंटर टेररिज्म में किया है, लेकिन काउंटर इंटेलिजेंस में नहीं किया है। तो काउंटर इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जैसे कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने जब रॉ को बनाया और काव साहब ने इसको किया, वो तो पायनियर रहे इंडियन इंटेलिजेंस के। फिर मोरारजी देसाई की सरकार ने एकदम रॉ को डिफंक कर दिया, तो उसका भी असर पड़ा होगा रॉ के काम काज पर। और बाद में कहते हैं, मैं तब काठमांडू में था, मौज कर रहा था तो वो कहते हैं लोग के काफ़ी असर पड़ा इससे। सो देयर इज योर आंसर कि
मुरारजी को इतना इंटरेस्ट नहीं था इंटेलिजेंस में। नहीं, उनका तो वो तो गांधीयन थे, तो उनको तो लगता था कि वही 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 पूरी दुनिया ही जो है वो एक क्या कहते हैं एक ही देश है, तो इंटेलिजेंस की क्या जरूरत है, कुछ इस तरह का उनका वही था। वही चलिए, आपके साथ आज चर्चा हुई और अच्छी बातचीत हुई, मुझे लगता है। एक चीज मैं और जी, कहूँगा, श्योर। चलते चलते मैंने अटल जी को देखा एज फॉरेन मिनिस्टर ऑल्सो। एक बार नहीं, 2 बार वो काठमांडू आए थे। एक बार तो एज फॉरेन मिनिस्टर आए, एक बार वो मुरारजी के साथ आया। मुरारजी का अब तो जो विदेश मंत्री थे, हाँ। हाँ, तो मैंने वो अटल जी भी देखा है और मैंने ये अटल जी भी देखा है। और मुझे अफसोस यही है कि अगर तब 78 में अटल जी प्राइम मिनिस्टर बना होता तो क्या गजब का प्राइम मिनिस्टर होता। यही बस, यही एक बात। अब आपने चूंकि जिक्र किया तो मुझे एक चीज़ को और बता दीजिए, और आप उस समय चूंकि हेल्म ऑफ द अफेयर्स में थे, कि जो कांधार एपिसोड हुआ था और जिस तरह से अमृतसर में हमारा जहाज रुका और 45-50 मिनट तक रुका रहा, उसको रोक नहीं पाए, इसमें किसका फेल्योर था? मतलब ये सबका था, क्योंकि वो एक बड़ा जो हमने मिस किया, वो तो अब सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। मैं तो उस किस्से के बाद कई बार कह चुका हूँ कि मैं वी गूफ्ड इन अमृतसर। ये मैंने कई बार, मेरे को कोट भी किए गए। अब ये फिल्म जो बनी थी ना, जी, अभी हाँ, अब ये जो फिल्म बनी थी, ये बड़ी मॉर्बिड फिल्म थी। इसको देख के मुझे लगा कि अच्छा ही हुआ जो अमृतसर में हुआ, निकल गया जहाज। कम से कम सारे लोग तो वापस आ गए। अगर वहाँ झड़प हुई होती, रोकते उसको जहाज, उसको रोकते या कमांडो अंदर भेजते, लोग जरूर मरते। अब आप कहेंगे ये बड़ी सॉफ्ट लाइन है, बट ये मेरा व्यू इसी फिल्म को देख के आया है कि भाई, जब हमारा अल्टीमेट एम यही था कि सब वापस आ जाए, बचे लोग, तो सारे बच गए, आ गए वापस। ये मैंने बरखा को भी कहा किसी दिन। ये थे फॉर्मर रॉ चीफ ए.एस. दुल्लत साहब। अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ, नए सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे दोबारा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।